नमस्कार। जब भी हम परमाणु बमों के बारे में सोचते हैं तो जाहिर है सबसे पहले जापान का नाम आता है। हिरोशिमा, नागासाकी, ये बातें तो हम सब जानते हैं। हाँ, ये तो इतिहास का एक बहुत ही दुखद और जाना माना पन्ना है। बिल्कुल। लेकिन आज हम कुछ ऐसी फाइल्स और आर्टिकल्स देख रहे थे जो हमारे एक श्रोता ने भेजी हैं और ये एक अलग ही कहानी बताती हैं, थोड़ी कम सुनी हुई कहानी। जी, इन दस्तावेजों के हिसाब से ऐसा लगता है कि अनजाने में मतलब हादसों में परमाणु बम जापान के अलावा दो और जगहों पर भी गिरे। हाँ, एक स्पेन में और दूसरी ग्रीनलैंड में। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? बिल्कुल। और ये दोनों घटनाएं जुड़ी हैं शीत युद्ध के उस दौर से। आपको याद होगा वो तनाव का माहौल। हाँ, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की वो खींचतान। जी, तो उस वक्त जैसा इन स्रोतों में बताया गया है, अमेरिकी परमाणु बॉम्बर वो B-42 विमान सोवियत सीमाओं के पास लगातार उड़ते रहते थे, तैयारी में, हर समय हवा में लगभग। और इतनी लंबी उड़ानों के लिए उन्हें हवा में ही फ्यूल भरवाना पड़ता था दूसरे जहाजों से, मतलब टैंकर विमानों से। अच्छा, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, समझ गया। हाँ, और यहीं पर मतलब इसी प्रक्रिया में गड़बड़ी की या कहें हादसों की गुंजाइश बन गई। तो चलिए इन स्रोतों के आधार पर जरा इन दो घटनाओं को थोड़ा करीब से देखते हैं। पहली घटना, जैसा इन पेपर्स में लिखा है, स्पेन की है। पालोमारेज नाम का एक गांव, साल था शायद 1966 या 67। स्रोत 1966 बताते हैं, स्पेन के पैलोमारेस गांव के पास। यहाँ हुआ ये कि एक अमेरिकी B-52 बॉम्बर हवा में ईंधन भरने की कोशिश कर रहा था उस टैंकर विमान से, KC-135। जी हाँ, KC-135 टैंकर से। और इसी कोशिश में वो दोनों विमान हवा में टकरा गए। ओहो, हवा में टक्कर, ये तो भयानक रहा होगा। बहुत भयानक। टैंकर के चारों क्रू मेंबर और बॉम्बर के 7 में से 3 लोग मारे गए, ऐसा ये रिपोर्ट्स बताती हैं। और विमान में जो परमाणु बम थे उनका क्या हुआ? यहाँ लिखा है कि 2 थर्मोन्यूक्लियर बम जमीन पर गिरे और फट गए। इसका क्या मतलब समझे? कोई परमाणु धमाका हुआ? नहीं, ये समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि स्रोत भी साफ करते हैं, फटने का मतलब यहाँ परमाणु विस्फोट बिल्कुल नहीं था। तो फिर? असल में जब वो 2 बम जमीन से टकराए तो उनके अंदर का जो पारंपरिक विस्फोटक होता है वो फट गया। ट्रिगर वाला हिस्सा? अच्छा, जैसे अभी वो बम फटता है। हाँ, कुछ वैसा। और इस धमाके से बम के अंदर का जो खतरनाक प्लूटोनियम था वो पाउडर की शक्ल में हवा में और जमीन पर फैल गया। बाप रे, प्लूटोनियम। जी। और एक तीसरा बम भी गिरा था, पर वो फटा नहीं, साबुत मिला। और चौथा बम वो समुद्र में जा गिरा। समुद्र में? उसे निकालना तो बहुत मुश्किल हुआ होगा। हाँ, बहुत मुश्किल। दस्तावेज बताते हैं कि कई महीने लग गए उसे ढूंढने और निकालने में। बड़ी मशक्कत हुई थी। तो मतलब परमाणु धमाका नहीं, लेकिन रेडियोएक्टिव पदार्थ फैल गया, प्लूटोनियम। कितना असर हुआ इसका? इन रिपोर्ट्स के हिसाब से करीब 4 वर्ग किलोमीटर का इलाका इस रेडियोधर्मी प्लूटोनियम से दूषित हो गया। 4 वर्ग किलोमीटर, ये तो काफी बड़ा एरिया है। जी। हालांकि अच्छी बात ये रही कि सीधे रेडिएशन से किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन जमीन तो जहरीली हो गई ना। और सबसे चौंकाने वाली बात जो इन आर्टिकल्स में बार बार आ रही है वो ये कि आज भी, मतलब घटना के लगभग 60 साल बाद भी। हाँ, ये सच में हैरान करने वाला है। आज भी उस इलाके की मिट्टी में खतरनाक स्तर का रेडियोधर्मी प्रदूषण बाकी है। स्पेन और अमेरिका के बीच आज भी उस जमीन की सफाई को लेकर बहस और बातचीत चल रही है। 60 साल? कमाल है। ये तो वाकई एक न मिटने वाला असर छोड़ गई घटना। बिल्कुल। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, ये अकेली घटना नहीं थी। इन स्रोतों में ग्रीनलैंड की एक घटना का भी जिक्र है। इसके कुछ साल बाद हुई। हाँ, इसके करीब 2 साल बाद 1968 में ग्रीनलैंड में अमेरिका का एक एयरबेस है, थूले एयरबेस। उसके पास एक और B-52 बॉम्बर क्रैश हो गया। इस बार कैसे हुआ हादसा? फिर से टक्कर? नहीं, इस बार वजह अलग थी। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान के कैबिन में आग लग गई थी, तो क्रू मेंबर्स को विमान छोड़कर कूदना पड़ा पैराशूट से। और जाहिर है इस विमान में भी परमाणु बम होंगे। जी हाँ, इसमें 4 हाइड्रोजन बॉम्ब्स थे, H बॉम्ब्स। और जब बिना पायलट का विमान नीचे गिरा तो वो बर्फ की मोटी चादर से टकराया और फिर वही हुआ। बमों के अंदर के पारंपरिक विस्फोटक फट गए। परमाणु विस्फोट नहीं, लेकिन धमाका हुआ। और रेडियो एक्टिव पदार्थ फिर से फैल गया। हाँ, प्लूटोनियम और दूसरा रेडियोधर्मी मलबा बर्फ पर और समुद्र में एक बहुत बड़े इलाके में फैल गया। इन दस्तावेजों में इस घटना को ब्रोकन एरो कहा गया है। ब्रोकन एरो, ये क्या है? ये अमेरिकी सेना का कोड नेम है। परमाणु हथियार से जुड़े किसी भी तरह के हादसे के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा,
इस ग्रीनलैंड वाली घटना का कोई राजनीतिक असर भी हुआ, क्योंकि ग्रीनलैंड तो डेनमार्क के तहत आता है ना? बिल्कुल। और यहीं से एक बड़ा राजनीतिक पेंच फंसा। जैसा कि नोट्स में इशारा है, डेनमार्क की आधिकारिक नीति थी कि उसकी जमीन पर, उसके हवाई क्षेत्र में कोई परमाणु हथियार नहीं होगा। लेकिन ये अमेरिकी बॉम्बर तो परमाणु बम लेके उड़ रहा था डेनमार्क के इलाके में। हाँ, और जब ये हादसा हुआ तो ये बात डेनमार्क की नीति का सीधा उल्लंघन था। इससे अमेरिका और डेनमार्क के रिश्तों में काफी तनाव आ गया। स्रोत बताते हैं कि ये एक बड़ा डिप्लोमेटिक मुद्दा बन गया था। और ये भी लिखा है कि इस मामले को दबाने की कोशिश हुई, या शायद कम करके दिखाने की। जी, ऐसा संकेत मिलता है इन रिपोर्ट से। जानकारी को कंट्रोल करने की कोशिश हुई। थूले में जो सफाई अभियान चला, उसे ऑपरेशन क्रेस्टेड आइस नाम दिया गया था। वो बहुत बड़ा, मुश्किल और खतरनाक काम था। हाँ, बर्फ में से रेडियोधर्मी मलबा साफ करना आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। लेकिन इस घटना की पूरी गंभीरता, इसके पर्यावरण पर असर, इन सब बातों को लंबे समय तक पब्लिक डोमेन से काफी हद तक दूर रखा गया। ये शीत युद्ध के दौरान इंफॉर्मेशन कंट्रोल का एक उदाहरण है। तो अगर हम इन सभी स्रोतों को एक साथ देखें तो एक बात साफ उभरती है, शीत युद्ध का परमाणु खतरा सिर्फ दुश्मन पर बम गिराने की धमकी तक ही सीमित नहीं था। सही कहा। ये हथियार अपने आप में इतने खतरनाक थे कि सिर्फ इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हुए हादसे भी कितने भयानक साबित हुए। स्पेन और ग्रीनलैंड जैसी जगहों पर इन्होंने ऐसे निशान छोड़े जो दशकों बाद भी मौजूद है। ये घटनाएं जो इन दस्तावेजों से सामने आ रही हैं, हमें याद दिलाती हैं कि परमाणु हथियारों की उस दौड़ के कई ऐसे पहलू थे जो शायद आम नजर से छिपे रह गए। अनजाने पहलू। बिल्कुल। ये सिर्फ दो देशों के टकराव की कहानी नहीं है। ये हादसों की, पर्यावरण को हुए नुकसान की और कभी कभी छुपाई गई या दबा दी गई सच्चाइयों की भी कहानी है। वाकई। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि उस दौर में, उस अंधी दौड़ में ऐसे और कितने ब्रोकन एरोज या अनजाने खतरे छिपे हो सकते हैं जिनके बारे में शायद हमें आज भी पूरी जानकारी नहीं है। और इन घटनाओं का जिन्हें किसी हद तक भुलाने की कोशिश की गई, उनका असली दीर्घकालिक असर क्या रहा होगा पर्यावरण पर, वहां के लोगों पर, शायद पूरा सच अभी भी बाहर आना बाकी है।